अस्सलामुअलैकुम बेटा, आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है कि सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स आप कह सकते हैं, या फिर आप उसको जो है ना प्रिंसिपल्स वगैरह भी कह सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म में जो सेल थ्योरी पेश की गई थी, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हालांकि मैंने ये पढ़ाया भी नहीं था और बच्चों ने जो है काम दिया हुआ था, सेल थ्योरी के पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स लिखे हुए थे, तो वो भी तो मैंने पढ़ाए नहीं थे। पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ लिया। मैंने जस्ट बताया था ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर के बारे में कि वो क्या चीज़ होती है। एक पॉइंट था ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर के जो सेल हैं वो अराइज कहाँ से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले से मौजूद एक सेल से जो है दूसरा नया सेल बनता है। ये एक ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर का आइडिया दिया गया था, तो कुछ बच्चों ने जो है वो सेल थ्योरी को भी याद आई थिंक कर लिया है। तो ये आपकी जो सेल थ्योरी है, ये एक आपका इम्पॉर्टेंट जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, या फंडामेंटल यूनिट्स या फीचर्स या प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेल थ्योरी के बताएं। तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। जो सेल थ्योरी है वो सबसे पहले जो है वो शील्डन और शेवान ने उसको रिप्रेजेंट किया था, और बाद में इसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो है उसको स्टडी किया, उसके बारे में बात की, और बहुत सारे यूनिट्स जो हैं सेल थ्योरी के ऐड हुए। ठीक है, पहली बार पहले जो फ्यूचर में था दो एक ऐसे समझें क्या चलते थे, हम आप कह सकते हैं दो कंसेप्ट थे कि ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस। ठीक है, ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या था? ए बायोजेनेसिस का मतलब था कि जानदार चीज़ें जो हैं वो लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स से भी अराइज होती हैं। ठीक, और एक कंसेप्ट था बायोजेनेसिस के जानदार चीज़ें हमेशा जानदार ही से पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट चले थे। बाद में फिर ये गलत हो गया, ये बायोजेनेसिस वाला कंसेप्ट जो है वो गलत हो गया, उसकी जगह पे बायोजेनेसिस वाला कंसेप्ट ही आगे वेरीफाई हुआ कि जब ये एक फंडामेंटल यूनिट पेश किया गया कि हर चीज़ जो है वो पहले से मौजूद चीज़ से ही बनती है, मतलब हर सेल जो है पहले से मौजूद सेल से ही पैदा होता है या बनता है। ठीक है, तो अभी जो हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। 3 पॉइंट हैं, इसमें और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन मेन 3 पॉइंट आपकी बुक में दिए गए हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है, हर जानदार जो है, और मैंने पहले भी बताया था कि कोई चीज़ जानदार तब होगी जब किस पे कंपोज करेगी, सेल पर कंपोज करेगी। ठीक है, हम जानदार चीज़ कहेंगे ही तब जब वो सेल से मिलकर बनी होगी। सेल से मिलकर नहीं बनी तो हम उसे जानदार चीज़ नहीं कहेंगे, उसे हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। सही, वो कह रहा है कि हर जानदार जो है एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर याद करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलर और मल्टी सेलुलर का हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अगर आप इधर देखें तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपको दिखा रहा है कि यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जानदार जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट हैव ओनली 1 सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स, मतलब एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स, वही बात के ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल का क्या मतलब है? या तो जानदार यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है? एक सेल पर मुश्तमिल, और मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल जो स्ट्रक्चर है हम उससे क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे, सॉरी। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यूनिसेलुलर वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं, और मल्टी सेलुलर वो जानदार जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हैं। और यहाँ पर आपको फिर एग्जाम्पल बताई गई है कि अमीबा है, बैक्टीरिया है और पैरामीशियम है, ये एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं। ठीक है, इनकी बॉडी बस एक सेल से मिलकर बनी होती है, और उसमें सब स्ट्रक्चर हो रहा होता है, रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, खुराक भी बन रही होती है, डाइजेशन भी हो रही होती है, वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से निकल रहा होता है, हर चीज़ हो रही होती है, लेकिन बॉडी जो है वो एक सेल से मिलकर बनी होती है। और प्लांट देख लें, ये मल्टी सेलुलर है। एनिमल्स देख लें, ये मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है। और
जो है इनकी बॉडी में बेतहाशा सेल हैं, टिश्यू हैं, सब चीज़ें बनी हुई हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर याद करें तो हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो एनिमल हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल जब मिलते हैं तो फिर एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो इसमें बेतहाशा मल्टी सेलुलर में बेतहाशा सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये देखें ह्यूमन बींग्स का एक सेल है, ऐसे ही बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो फिर ह्यूमन सेल्स बनते हैं, मतलब ह्यूमन टिश्यूज़ बनते हैं, फिर टिश्यू से फिर बाकी चीज़ें फर्दर बनती हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था आपका कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, ठीक है। एक जानदार जो है एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन पॉइंट है इसका, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपके पास सेकंड पॉइंट दिया हुआ है आपके पास कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो बात कर रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो एक छोटी सी सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। सेल जो है सबसे छोटा जानदार चीज़ है, सबसे छोटी जानदार चीज़ है और बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अब ये देखें, अगर आप एक सेल का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये देखें आपके पास एक सेल का स्ट्रक्चर है। अब वो कहते हैं कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर है ये बेसिक यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर आपको बेतहाशा चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे आपको यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रहा है, आपको जो है यहाँ पर ये देखें सेंट्रियोल नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम पड़े हुए हैं, ये गोल्जी अपरेटस पड़ा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन है, ये पोर्स हैं, ठीक है। तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अब यही इसी की बात कर रहा है कि ये जो है सबसे छोटी जानदार चीज़ है। और ऐसे समझें जैसे एक घर को बनाने के लिए ईंट एक बुनियादी इकाई है, ईंट होगी तो घर बनेंगे, इसी तरह से सेल बुनियादी इकाई है, सेल होगा तो जानदार बनेंगे। और यही सेल जो है ऑर्गेनाइज अरेंज होके, जैसे आप एक घर बनाते हो तो क्या करते हो, ईंट के ऊपर ईंट रखते हो, एक दीवार बनाते हो, ठीक है। इसी तरह से ये सेल आपस में मिलेंगे तो फिर एक जानदार बनेगा, सही है। तो सेल जो है वो बुनियादी इकाई है ऑर्गेनाइजेशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल जो है वो बुनियादी इकाई है, सही। अब उसके बाद कहता है कि सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन अ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। यही बात मैं पहले भी कर रही थी कि सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन अ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। जानदार जो है, कोई भी जानदार है वो प्रीवियसली मतलब पहले से मौजूद सेल से जो है एक नया सेल बनेगा और जाके दोबारा जो है वो नई चीज़ बनेगी। आपने नाइन्थ की बात कर रही हूँ, आपने 8th में जो है माइटोसिस मियोसिस के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ा होगा ना कि माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, उससे जो है ना नए सेल बनते हैं। अब ये देखें एक छोटा सा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक छोटी सी आपके लेवल की एग्जांपल है, होप सो आपको समझ आ जाए। अब ये देखें सेल, मैंने क्या कहा कि सेल अराइज बाय द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। सेल हमेशा जो है पहले से प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले से मौजूद सेल से ही बनता है, उससे पहले जो है कोई सेल जो है वो नहीं बन सकता, मतलब ऐसे ही कोई सेल जो है वो नहीं बन सकता। तो अब वो कह रहा है कि पहले से मौजूद सेल होगा, वो डिवाइड होगा तो नया सेल बनेगा। इसको समझने के लिए ये देखें आप कि आपके पास एक ये ऑर्गेनिज़म है आपके पास, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ ये एक सेल मौजूद है आपके पास, ये एक बैक्टीरियल सेल समझ लें कि है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब हम कह रहे हैं कि सेल जो है पहले से मौजूद सेल से ही बनता है, तो वो इसी का प्रोसेस हम देख रहे हैं। तो अब ये देखें सबसे पहले क्या होगा, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है, ये तकसीम होगा, 1 से 2 बन गया, ये देखिए ये 1 ये 2, ठीक है, 1 से 2 में तकसीम हो गया। अब जब 1 से 2 में तकसीम हो गया तो दोनों के जो डीएनए हैं वो ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये दरमियान में तकसीम होगी, मतलब इनवेजिनेट अंदर की तरफ धंसना शुरू हो गई है, ये देखें। और ये क्या करेगी, इस तरह से सेपरेट होके 2 सेल बना दिए। पहले से मौजूद सेल तकसीम हुआ और उसने 2 सेल बना दिए, ये क्या कहलाता है,
बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल न्यू सेल अराइज। पहले से मौजूद सेल क्या हुआ, तकसीम हुआ और उसने एक नया सेल बना दिया। इसको हम क्या कहते हैं कि इसी की जो है आपकी बुक में यही दिया हुआ है कि सेल अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन अ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, के पहले से मौजूद सेल के तकसीम होने से जो है वो नया सेल बनता है। तो ये आपको वो तरीका दिखाया गया है। सही, अब इसको देखें, इंसानों में ये होती है माइटोसिस, ठीक है। पहले से मौजूद सेल था आपके पास, अब वो क्या करेगा, पहले से मौजूद सेल का जो क्रोमोसोम है, डीएनए है, वो तकसीम होगा। ये देखिए, ये न्यूक्लियस था, क्रोमोसोम थे, ठीक है। अब ये तकसीम हुए, ऑपोजिट पोल पर चले गए, ये दरमियान में इन्वेजिनेशन हुई, सेल का न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल पे चला गया और ये देखें 1 से 2 सेल बन गए, ठीक है। इसी तरह से जानदारों में भी यही प्रोसेस होता है। प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से एग और स्पर्म मिलते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट कहाँ से बना, एग और स्पर्म से। एग और स्पर्म कहाँ से आए, पहले से मौजूद इंसानों से आए। तो वही चीज़ के आगे जाकर तकसीम होते जाएंगे, फिर वो तकसीम होने के बाद नया इंडिविजुअल बना देंगे, एक नया जानदार बना देंगे, ठीक है। तो ये जो था एक प्रोसेस था सेल डिवीजन का, सही है। इसी तरह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने आप को तकसीम करते हैं और तकसीम करने के बाद जो है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल तकसीम होते हैं। सेल तकसीम होने के बाद जो है नया इंडिविजुअल बनता है, नए इंडिविजुअल से फिर आगे नई चीज़ें बनती हैं, इसी तरह से फिर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेल जो है तकसीम होकर नए सेल बनाता है, सही। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसको समझिए, आप लोग इसको पढ़िए, रीड करिए और इसको याद कर लें। आपको फिंगर टिप्स पे आपसे कोई पूछे तो आपको पता होनी चाहिए कि सेल थ्योरी क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी या गिव द प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। और ये थ्योरी जो है सबसे पहले शिल्डन शेवान ने दी थी, उसके बाद जो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। बाद में इसके अंदर साइंटिस्ट ऐड होते गए और उन्होंने भी देखकर चीज़ों को इसमें मिलाना शुरू कर दिया, ठीक है। होप्स आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर आपका होगा, उसमें हम आगे नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।